एक छोटा सा मुद्दा लेकर बैठेंगे। तो वो उस वैचारिक घोटाले को मैंने मेरी जानकारी में आया, उस किताब को, उसके पन्नों को, पेज नंबर 42 कक्षा 9, उसको मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि प्रकाशित करता है उस विभाग के लिए भेजा है। इसको दिल्ली में हमारी गादी है इस भाव के साथ में ही प्रकाशित किया जाए, इसको लार्ज स्पेक्ट्रम में किया जाए, भारत माता के लिए हमारे पुरखे शहीद हुए हैं तो उसी रूप में प्रकाशित किया जाए। तो इसमें क्या बुरा हो गया? आपने उसमें विरोध नहीं किया? विरोध का प्रश्न नहीं, सेंटेंस को करेक्शन के लिए आपने, हाँ सीधी सी बात है। हमने ये कहा कि दिल्ली में हमारी गादी ऐसा लिखा हुआ ये भारत का प्रश्न था, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, वो अलग राज्य का मुद्दा नहीं था। वो मुद्दा ये था कि भारत माता कैसे आजाद हो, स्वतंत्र हो, स्वाधीनता मिले, स्वराज मिले, स्वभाषा मिले, हमारे अपने व्यवस्था पर हम कायम रहे, इस बात के लिए आंदोलन था। इसमें विरोध की बात कहाँ आई? लेकिन साहब उनकी तरफ से एक और तर्क देते हैं कि माननीय मंत्री जी नंदलाल जी मीणा जी का भी बयान है और पूर्व के जनजातीय आयोग के अध्यक्ष माननीय दिलीप जी भूरिया जी, सोमजी भाई डामोर जी और इनके तमाम बड़े नेता जो बीजेपी से बिलोंग करते थे, और उन लोगों का भी कहना है कि ये अगर होता है तो सही रहता है। ये प्रश्न उनसे पूछो आप, माननीय नंदलाल जी मीणा साहब अभी भी है, आप तो प्रतापगढ़ के रहने वाले, निश्चित रूप से उनसे पूछ सकते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरे अपने दायरे से बाहर का, आप अनुभवी, आप प्रशासनिक सेवा में रहे और इस एरिया के भलीभांति जानते हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुद्दा ये है, मेरा केवल छोटा सा प्रश्न था। 1913 में आंदोलन हुआ, मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए आंदोलन हुआ, स्वराज के लिए आंदोलन हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन था। उस राष्ट्रीय आंदोलन को घोटाले में नहीं डाला जाए। ये जो झारखंड और छत्तीसगढ़ और पता नहीं गढ़चिरौली पता नहीं कहाँ से आयातित विचार है, उसके साथ में गालमेल नहीं किया जाए, मेरा इतना ही आग्रह है। वो राष्ट्रीय आंदोलन था, उसी रूप में आने वाली पीढ़ी को पढ़ाया जाए, पूरी दुनिया को पढ़ाया जाए, मेरा इतना सा आग्रह है। उसमें ये कहाँ से आ गया कि माननीय नंदलाल मीणा जी या दिलीप सिंह भूरिया जी, उसका प्रश्न कहाँ से आ गया? वो प्रश्न मानगढ़ आंदोलन के लिए उनका प्रश्न है ही नहीं। उनका प्रश्न, मेरा प्रश्न केवल ये है, ये उन 1507 भील समाज के संतों ने, भक्तों ने और राष्ट्रीय मूल्य से उत्पन्न होकर जो शहादत दी है, अंग्रेजों की गोलियों से वो भुने गए हैं, कृपया उनको एक छोटी बुद्धि के चक्कर में नहीं डाला जाए। मेरा प्रश्न इतना ही है, मैं इसी पर कायम रहना चाहूँ, उसको लार्ज स्पेक्ट्रम में। अगर वो ये लोग कहते हैं, आप जो कह रहे हैं ना, इसमें मुझे बात याद आई, ये कहते हैं साहब ये तो अंग्रेजों की रिपोर्ट में लिखा हुआ, बोर्ड में लिखा। अरे अंग्रेजों की रिपोर्ट तो डिवाइड एंड रूल पर चलती थी, वो उनमें तो ये भी लिखा हुआ कि उसमें खाली 5-7 लोग मारे गए। इतना भी घोटाला किया, क्या वो सारी बातों को मानेंगे? अंग्रेज जो धूर्त थे, अंग्रेज जो चर्च के राज्य से प्रेरित थे, जहाँ जहाँ उनकी छावनी होती थी पास में चर्च बनता था। तो हम चर्च की अथॉरिटी को, चर्च के स्टेट को और औपनिवेशिक सत्ता के विचारों को हूबहू नहीं मान सकते। यही मेरा आग्रह है। और जो हमारे पुरखों का राष्ट्रीय स्वाभिमान है, एक बड़ा स्पेक्ट्रम लेकर चल रहे थे, राष्ट्र का भाव लेकर चल रहे थे, कृपया उसको सीमित करने की कोशिश ना करें। और इनका जो तुच्छ, जो कहीं एक नारा वारा लेके चल रहा है, उसके चक्कर में उसमें नहीं डाला जाए, मेरा इतना ही आग्रह था। ये बहुत सारे नारे लेते हैं ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, ऐसा करके भ्रामक नारे चलाते हैं। और मुझे बताया, कई लोगों ने बताया कि वामपंथ से प्रेरित नारे लगाते, उसके घालमेल में नहीं डाला जाए, ऐसा मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें जो आपसे हुई। अब आते हैं चुनाव पर, और भी मैं आपसे मिलूंगा, मुझे बहुत सारी आपसे बातें करना है। चुनाव को लेकर के सलूम्बर चुनाव आप यहाँ पर हैं और कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, तमाम प्रकार की आप लीडरशिप कर रहे हैं। यहाँ के चुनाव को लेकर के आपकी क्या कह रही है? सलूम्बर बीजेपी जीत रही है और 2023 का जो परिणाम था उससे भी बेहतर ढंग से जीत रही है। और नंबर 2 पे कांग्रेस ले रही है, ऐसी सूचना सब जगह चल रही है। बीजेपी का जो भ्रामक प्रचार था, दुष्प्रचार था, युवाओं को भड़काने का प्रचार था, पहले का इनका इतिहास भी है। कैसे इन्होंने बीटीपी को तोड़ा, कैसे इन्होंने डॉक्टर बेलाराम घोगरा को धोखा दिया, और कैसे इनके स्टेटमेंट हैं, कैसे इन्होंने एक भ्रामक वातावरण बनाया, कैसे इन्होंने अशोक गहलोत साहब की सरकार के साथ में तालमेल किया, कैसे उनको वहाँ से इनको बड़ी मात्रा में पैसा मिला, उस पैसे का कैसे दुरुपयोग किया, कैसे युवाओं को भड़काया, ये सारे वातावरण में आ चुका है। गांव-गांव में एक एक व्यक्ति समझ चुका है कैसे ये पत्थरबाज बना रहे हैं, कैसे विद्यार्थियों को स्कूल के अंदर से बाहर लेकर के धरना दे रहे हैं। ये सारा विषय जब आ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही बात चल रही है कि विकास करने वाली पार्टी एक ही है, भारतीय जनता पार्टी। चाहे जयपुर की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, माननीय नरेंद्र भाई मोदी का जो विकास को लेकर जो विजन है, विकसित भारत में जनजातियाँ कितनी एकदम विकास के लेवल पर जानी है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, सभी विषयों को लेकर जब तेजी से चल रहे हैं, माननीय भजनलाल जी साहब की सरकार और इस क्षेत्र में जाखमा का पानी जिस तरीके से जयसमंद के साथ जोड़ने की 7,100 करोड़ की योजना बजट के माध्यम से लाना,
ये सारे विषय एकदम जब आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि पूरा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप है, अनुकूल है और जनता जनार्दन बहुत ताकत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। और हमारे जो देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु हैं ठेठ दरासल से लेकर दिन रात काम कर रहे हैं। मुझे लगता है एकदम भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मेरा राजनीतिक सभी चीज़ों से हटके मेरा व्यक्तिगत सवाल, इस एरिया में मैं गया तो कुछ इंटीरियर एरिया में रोड वगैरह की व्यवस्था नहीं है, तो आप एज ए सांसद क्या करने वाले हैं? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना माने अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में लाए थे। 1999 जनजाति मंत्रालय भारत सरकार में लाए और 2003 में आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग लाए। तो जनजातियों के विकास को लेकर, जनजाति क्षेत्र के विकास को लेकर विजन भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। और नरेंद्र भाई मोदी ने पिछले दिनों 2 अक्टूबर को एक योजना लॉन्च किया, आपको ध्यान होगा, धरती आबा बिरसा मुंडा जनजातीय उन्नत ग्राम योजना, 80,000 करोड़ की योजना है। और मजेदार बात बताऊं आपको, ये सारी योजना धरातल पर लागू करने 500 दिन में, लगभग 1.25 से 1.5 साल के अंदर लागू करनी है। तो जितने बचे हुए काम हैं उन सभी को विभिन्न योजनाएं जो भी प्रचलित है, चाहे राजस्थान सरकार की हो चाहे भारत सरकार की, उनके माध्यम से हम इनको जितने भी अधूरे काम उनको पूरा कर रहे हैं। और एक अभियान हमने चला दिया है। आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 महीने पहले हम लोगों ने DMFT के माध्यम से करीब 80 करोड़ की योजना लागू की। बाकी जिला परिषद की योजना है, TAD की योजना है, बहुत सारी अन्य योजना है। बजट के माध्यम से जितने रुके हुए काम है वो सारे आगे आए हैं। मुझे ऐसा अंदाज है कि विगत 1 साल में जब दिसंबर में विधानसभा आई उसके बाद तो करीब 400 करोड़ की योजना सलोमर जिले में लागू हो चुकी है। तो ये आंदोलन यहाँ रुक नहीं रहा है। ये अभियान हम पूरे लोकसभा क्षेत्र में और पूरे क्षेत्र में जहाँ भी समझे हैं, आपने संकेत किया, ये बहुत अच्छा है। हमारे जैसे जानकारी में आता है या हम प्रवास पर होते हैं, आज हम नटारापाल के प्रवास पर था, मुझे ऐसा वहाँ देखा गया एक पंचायत है, कलात नाम की पंचायत है, उस पूरी पंचायत में एक भी आधा किलोमीटर भी पक्का रोड नहीं है। तो ये कितने दुर्भाग्य की बात है। तो पिछले 5 साल में या उससे पिछले लंबे समय तक 65 साल तक कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? उन्होंने जनजातियों को धोखा दिया। ये अनपढ़ रहे हैं, ये वहाँ इनका आवागमन का साधन नहीं हो, और एक खाट पर लिटाकर एक माँ को, जो गर्भवती माँ है, उसको ले जा रहे हैं। ये सारा का सारा जो सीन है, ये सारा का सारा कांग्रेस और उनका किया हुआ है। बीजेपी ने बहुत काम किए हैं, लेकिन अभी भी कुछ शेष हैं, अधूरे काम हैं, उनको हम पूरा करेंगे। और ध्यान में भी आते जा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, जनता के माध्यम से। हम जनसुनवाई भी करते हैं, उसमें भी आ रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़े मार्जिन से हमारा विधायक भी आ रहा है, तो वो बहुत तेज़ी से उनके साथ मिलकर कोर्डिनेशन के साथ आने वाले समय में सारी योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे। सभी साथियों ने पूछा, हमारे मित्र ने भी पूछा, लेकिन मेरा भी सवाल है कि चारी लाल जी को लेकर के भी, शांता देवी जी को भी लेकर सम्मान हुआ है, एजुकेशन को लेकर के सवाल आता है। आपको लगता है कि एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए? शायद अनुभव भी काफ़ी होता है। हमारा जो प्रत्याशी है जो सलोमर में, वो 2 बार के सरपंच, नगर पालिका का चेयरमैन। आप देखिए इतना प्रशासनिक अनुभव कि जनता की नब्ज को समझते हैं। क्योंकि सबसे कठिन जो जनसेवा होती है, जनप्रतिनिधि होता है, वो तो सरपंच होता है। बहुत सारे डायनेमिक्स है, बहुत सारी बैलेंसेज हैं। राष्ट्रीय धारा उन मुद्दों से भी हटके जो है ना, वो जो प्रशासनिक अनुभव मिलता है, मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ा होता है। जब 2 टर्म मिल जाते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी। अच्छा, नगरीय क्षेत्र में काम करने का अपना एक अलग नज़रिया, अलग सारे योजना है और मंत्रालय अलग, और कभी केंद्र से कभी सारी चीज़ें आती हैं। मुझे लगता है ये जो प्रशासनिक अनुभव है ये अपने आप में बड़ा है। और हमारे जो 84 के प्रत्याशी जी हैं, उनका भी प्रधान के रूप में भूमिका और उनका सार्वजनिक जीवन में जो भूमिका है वो बहुत अनुभव है। ये अनुभव के साथ में बाकी सारी, अच्छा, काम करने के लिए कभी व्यक्ति अकेला काम नहीं करता, पूरी टीम काम करती है। उनके अपना निजी एक पूरा सेटअप होता है जिसमें PSL है, बाकी सारी चीज़ें। तो ये सारी बातों लेकर तेज़ी से आगे काम करते हैं, तो मुझे लगता है पर्याप्त होता है। और ये बातें जब जनता जनार्दन आशीर्वाद देती हैं, उसके बाद तो और ज़्यादा आसान हो जाता है कि हाँ, हमारा प्रत्याशी, हमारा क्षेत्र, हमारा विकास का ट्रैक, कौन इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है, बहुत जिम्मेदारी बहादुरी के साथ कौन काम कर सकता है। ये मुद्दे काफ़ी अहम होते हैं। या इस मामले में समग्र रूप से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने दोनों प्रत्याशी सलोमर और 84 बहुत सोच समझकर एकदम उपयुक्त, एकदम जिताऊ ये मैदान में उतारे। मुझे लगता है हम बहुत अच्छे मतों से दोनों जगह जीत रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि 84 से भी बीजेपी जीत रही है। आप देखना, वापस हम बात करेंगे 23 तारीख को। बिल्कुल, 84 में कल मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, वहाँ तैयारियाँ जब भरपूर चल रही है। कितने मार्जिन से जीतने वाले हैं? देखिए, बहुत अच्छे मार्जिन से सलोमर बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। और आपको ये भी जानकारी होगी, राजस्थान में 7 चुनाव हो रहे हैं, उससे 5 तो सीधे जीत रहे हैं और 2 पर टक्कर की सूचना, जानकारियाँ मिल रही है। मुझे लगता है अपने आप में आंकड़ा बताना संभव नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छे मार्जिन से दोनों जगह। देवली होने वाले आप फिर भी चर्चा करें, आपने बोला इसलिए
वहाँ वो भी बहुत ज़्यादा चर्चा की सीट है, वहाँ पे क्या बीजेपी की स्थिति है? देखिए सातों के सातों हमारे प्रदेश का जो नेतृत्व है माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये पूरी तरह से हर जगह बहुत बारीकी से माइक्रो मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। कार्यकर्ता बंधु भी दिन रात काम कर रहे हैं। मुझे लगता है मैं सलूम्बर की बात ज़्यादा करूँगा। यहाँ जिस तरीके का पैटर्न काम करने का तरीका है और हम लोग साधारण से कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, जब नीचे धरातल पर जाते हैं लोगों की समस्या के बारे में सुनते हैं, कुछ ऐसी संभावनाएं है जिसमें काम हो सकता है उनके बारे में संवाद करते हैं, तो लोगों का एकदम सकारात्मक भाव और समर्थन मिल रहा है। दोनों जगह कांग्रेस के उम्मीदवारों में यहाँ पर कुछ डिस्प्यूट सा है और वहाँ एक युवा है, तो ऐसे इस डिस्प्यूट को लेकर के बीजेपी को कुछ फायदा मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर, हर विषय पर, हर स्तर पर काम कर रही है। हमारा ध्यान पूरा बीजेपी के कार्यकर्ता और उनकी पद्धति को लेकर है। हाँ, मीडिया के माध्यम से कई जानकारियाँ मिलती है कि कोई नाराज़ हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो उनके अपने विषय है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो बाकी विषय सारे गौण हो जाते हैं। प्रतापगढ़ के आप पास के हैं, प्रतापगढ़ के लोगों को भी आपसे बहुत उम्मीद है, वहाँ के लिए क्या सकते हैं? कई विषय प्रतापगढ़ के कार्यकर्ता लेके आते हैं, संवाद बना है। दरियावत और प्रतापगढ़ के बीच में कई विषय जानकारी में आए। हम केंद्रीय कमेटियों भी हैं जिसमें अफीम नीति को लेकर जो डिसीजन होते हैं उसमें भी कॉमन रूप से प्लेटफॉर्म पर हैं। ये सारे विषयों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे वहाँ शिक्षा और जो जल संरक्षण है इसको लेकर काफ़ी विषय आए हैं, जानकारी में आए हैं, उन विषयों को आगे बढ़ा रहे हैं। और सतत रूप से हमारी जो दिशा कमेटी है उसके भी हम लोग उसका पार्ट है प्रतापगढ़ में, तो विषय आने वाले कालखंड में उसको भी आगे बढ़ाएंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने एक विषय बढ़ाया जो भटेवर से एक नेशनल हाईवे है, वो प्रतापगढ़ के साथ वाया दरियावत बांध से होते हुए कैसे जा सकता है, वो कैसे आगे बांसवाड़े खमेरा को कैसे जोड़ सकते हैं, उसको लेकर आगे बढ़ें। और माही नदी पर कैसे एनीकट बन के पानी अधिक से अधिक उस क्षेत्र में आम आदमी, आम किसान है, उनके लिए कैसे विकास ला सकता है, इन विषयों को लेकर लगातार बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ये संवाद और ये जो जानकारियाँ हैं जब आदान प्रदान कर जा रहे हैं तो कोई भी रास्ता एकदम अच्छा निकालेंगे। अभी तो हमारा सिर्फ 4 या 5 महीने का ही समय है, आगे आने वाले समय में हम लगातार इन विषयों को आगे बात करेंगे। जहाँ पे भी समाधान हो सकता है, कोई भी हमें जानकारी देता है, चाहे व्हाट्सएप पे भी देता है, हम कोशिश करते हैं उसको प्रोसेस करके गवर्नमेंट के जो सक्षम अधिकारी है, सक्षम स्तर है उस तक भिजवाने की कोशिश करते हैं। और ये जागरूकता जनता की तरफ से भी होनी चाहिए कि हमारे पास अधिक से अधिक विषय आए, उसको आज कोशिश करेंगे, 100 विषयों पे कोशिश करेंगे तो 5, 20, 30, 25, 50 उन विषयों पर लगातार काम करते जाएंगे। जानकारी में आएगा तो समाधान भी होगा, सबको लाभ होगा। मेरा व्यक्तिगत सवाल फिर एक और लास्ट है कि जाखम का पानी जैसे पाइपलाइन पर बाहर जा रहा है, प्रतापगढ़ का नागरिक होने के नाते और सरकार में भी है, फिर माननीय मंत्री भी हैं हेमंत जी, आपसे मिलकर अगर प्रतापगढ़ के लिए ऐसी कोई सौगात करें तो बेहतर रहेगा। माननीय हेमंत जी का प्रश्न है तो एक बार उनसे जरूर जानकारी लेना। मुझे लगता है कि एक्सिस वाटर की बात तो हुई है कि बारिश का जब डैम भर जाता है तो भरने के बाद वो पानी समुद्र में चला जाता है, एक बात। दूसरा, आपने जाखम ये इसका माही का पानी जाखम के साथ कनेक्ट करने वाली पाइपलाइन भी बीच में देखी होगी, पूरा ढेर पड़ा है, आदमी के माथे के भी ऊपर जाता है, इतना लंबा बड़े बड़े पाइप हैं, चिकलाड़ के आसपास पूरा ढेर दिखा है। वो ये सारा व्यवस्था है कि कैसे नदियों को आपस में जोड़ें, कैसे आम जनता जहाँ पानी का अभाव है वहाँ तक पहुँचाएँ। इसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन चलाया और भारत सरकार में जल शक्ति मंत्रालय खोला, बहुत बड़ा मंत्रालय, पावरफुल मंत्रालय, नया एक काम है। उसको लेकर जब पूरे भारत भर की बात करें तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। मुझे लगता है एक समग्र भाव है, लेकिन जहाँ पर भी अभाव है उसको लेकर भी, क्योंकि घर घर नल शुद्ध पेयजल उसको पहुँचाने की जो JJM जल जीवन मिशन है उसको लेकर काम हो रहा है, तो हर गाँव में काम होगा। ऐसा भी कि जहाँ कोई पेयजल का स्रोत नहीं है तो वहाँ ट्यूबवेल कैसे हो सकता है, या पुरानी बावड़ी है उसको कैसे रिनोवेट कर सकते हैं, या पुराना कुआं है उसको कैसे सार्वजनिक उपयोग में ले सकते हैं, ये सारी बातें उसके अंदर है। मुझे लगता है आने वाले समय में ये बातें होंगी। अभी तक राजस्थान में अशोक गहलोत साहब की सरकार थी तो आपने तो अखबारों में देख लिया होगा, उनके जल जीवन मिशन को लेकर बहुत घोटाले हुए, उन घोटालों की वजह से ये धीमी गति है। लेकिन सलूम्बर की यदि बात करें तो यहाँ पर भी टेंडर हो चुका है, आचार संहिता उसकी वजह से थोड़ा कुछ काम धीमा होता है, लेकिन आने वाले समय में सलूम्बर हो, दरियावत हो, प्रतापगढ़ हो, जहाँ पर भी कोई बात आती है, हमारी जानकारी में आती है, जनहित की है, तो हम मिलकर समन्वय के साथ, और हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, माननीय हेमंत जी वहाँ हैं, तो हम उनकी जानकारी में लाकर उस विषय को आगे बढ़ाएंगे, उनकी जानकारी में लाके उन्हीं को देकर उस विषय को आगे बढ़ाएंगे, ये सारा काम करेंगे। अंत में व्यूवर्स को मैसेज चुनाव को लेकर। आप सभी को प्रणाम। एक आग्रह है, केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और इस क्षेत्र के विकास के लिए धरती आबा बिरसा मुंडा जनजाति उन्नत ग्राम योजना जैसी योजना चलाई है। 500 दिन का कार्य लक्ष्य रखा है पूरा करने का, और 80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उसमें बजट अलॉटमेंट हुआ है। मुझे ऐसा लगता है नरेंद्र भाई मोदी के साथ में राजस्थान माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब की जो सरकार है वो ऐतिहासिक बजट लेकर आई है और इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत काम हुए हैं। कुछ काम अगर शेष हैं
तो हम आने वाले समय में मिलकर, और हमारा विधायक जीत रहा है लेकिन उनको और ताकत देने की जरूरत है। यदि किसी बूथ पर कुछ कमजोरियां हैं तो मैं आम नागरिक को, मतदाताओं को ये आग्रह करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि आप कमल के फूल को ताकत दें। हर बूथ पर, हर ग्राम में, हर शक्ति केंद्र, हर मंडल और पूरे जिले में जो भी अधूरे काम है उसको हम सभी मिलकर पूरा करेंगे। प्रभारी मंत्री माननीय हेमंत मीना जी, हमारे विधायक जी जो आने वाले हैं, और हम मिलकर समन्वय के साथ में बिना किसी रुकावट के तेजी से काम करेंगे। इस बात के लिए आप कमल के फूल को ताकत दें, बीजेपी को ताकत दें और शांता देवी जी को भारी बहुमत से विजय बनाएं। आप सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में हर बात को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा में रहने वाले माननीय सांसद श्री मनोहर जी रावत साहब। मैं हूं सज्जन कटारा, और हमारी बातचीत से आप सब क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी आपके कुछ सवाल हो, अगली बार बहुत जल्दी इनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत टाइम दिया। बहुत